हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने वीलुकअप का जिक्र किया था, तो आज हम इस वीडियो में वीलुकअप पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वीलुकअप कैसे यूज करते हैं और उसमें आने वाले एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। वीलुकअप बहुत ही यूजफुल फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा टेबल से उसके यूनिक आईडी के बेस पे उसका डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा डेटा टेबल है, यहाँ पे मैं अपने इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे उसका जो भी डिटेल ट्रैक करना चाहूँ वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे और उसका डिटेल नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन कई बार होता ये है कि जिस आईडी को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं और वो आईडी आपके डेटा टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ये एन एरर डिस्प्ले कर देने लगता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा डेटा E008 तक ही है। अगर मैं यहाँ पे E01010 का डेटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो कि मेरे डेटा टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में ये एन एरर देगा। तो हम आगे देखेंगे इस एन एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास एक स्मॉल डेटा टेबल है। मैंने एग्जांपल के लिए एक छोटा सा डेटा टेबल लिया है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है जो कि इस टेबल का यूनिक आईडी है। और ध्यान रहे वीलुकअप जब भी आप यूज करें, जिस टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टेबल में वो यूनिक आईडी सबसे लेफ्ट में हो। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे उसका एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय नेम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप टाइप किया मैंने यहाँ पे। अब कई बार जो बिगिनर होते हैं उनको डाउट होता है कि यहाँ पे कौन कौन सा इनपुट वैल्यू एंटर करें, इसको कैसे याद रखें। तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नीचे यहाँ पे आर्गुमेंट बॉक्स में आपको डिस्प्ले होता रहेगा कि आपको क्या क्या इसमें एंटर करना है। तो सबसे पहले क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स जिस पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पे डेटा को आप लुक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करूंगा, उसके बेस पे यहाँ पे उसका एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले होगा। तो मेरे लिए ये सेल, ये वैल्यू लुक का वैल्यू हो गया और मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये मेरा B11 हुआ और इसको मैं F4 प्रेस करके फ्रीज कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। अब ये फिक्स क्यों किया मैंने, ये अपने आप में एक टॉपिक है, इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप इसको फिक्स कर दीजिए जिससे कि ये वैल्यू, ये सेल आपका चेंज ना हो। अब इसको हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद आता है टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स का आपका वो टेबल एरिया कहाँ है, जिस एरिया से, जिस टेबल से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो मेरा ये डेटा टेबल है, हमने इस डेटा टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इसको भी यहाँ से F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे। तो टेबल एरे भी सिलेक्ट हो गया। देन कॉमा, कॉमा से सेपरेट करते चलेंगे और जैसे आप कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे तो अगला जो आर्गुमेंट है, जो इनपुट वैल्यू है, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको इसको याद नहीं करना है, जस्ट इसको समझना है एक बार अच्छे से। अब तीसरा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कि वो आपका कौन सा कॉलम है, और ये कॉलम नंबर डिपेंड करता है आपके डेटा सिलेक्शन पे कि आपने किस डेटा रेंज को सिलेक्ट किया है। जैसा कि मैंने अपने इस टेबल रेंज को सिलेक्ट किया है और इसी टेबल से डेटा को फाइंड करना है। तो मैंने जो सिलेक्ट किया है उसमें से मेरा एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम में है, तो 1 एंड एम्प्लॉय नेम इज 2, तो दूसरे कॉलम में है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप किया 2, देन कॉमा। उसके बाद आता है रेंज लुकअप। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ट्रू मीन्स होता है एप्रोप्रिएट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच, एंड फॉल्स मीन्स होता है एग्जैक्ट मैच। तो अभी हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लेंगे, फॉल्स टाइप करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे कभी। तो अभी हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे फॉल्स लिया और इसको क्लोज कर दिया। फॉर्मूला जैसे क्लोज होगा, आर्गुमेंट जैसे आपका कंप्लीट होगा, तो नीचे जो आर्गुमेंट डिस्प्ले हो रहा था वो अपने आप हट जाएगा। दैट मीन्स कि आपका फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।
आप सीधा एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे आपने E001 टाइप किया तो इस E001 एम्प्लॉय आईडी का नेम क्या है वो अपने आप यहाँ से फाइंड करके डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से आप यहाँ से डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला आप नीचे लगा सकते हैं। अभी मैंने इसी फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया, लेकिन सब में नेम ही डिस्प्ले हो रहा है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर सबके लिए 2 है, जबकि मुझे यहाँ पे इसके लिए 3 टाइप करना है। तो मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से एडिट करूंगा और जस्ट कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर दूंगा। तो ये 3 हो गया और आपका जो डिपार्टमेंट है वो कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है, तो उसके लिए यहाँ पे 4 कर दीजिए। तो ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप जैसे किसी भी एम्प्लॉय का नेम टाइप आईडी टाइप करेंगे, उसका नेम, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट फाइंड आउट कर देगा। ये तो स्मॉल डेटा था, आप कहेंगे ये तो मैं यहीं से फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन जब कभी लार्ज डेटा में से किसी स्पेसिफिक फील्ड को या उसके कंप्लीट डिटेल को ट्रैक करना हो तो इस तरह से VLOOKUP अप्लाई करके आप डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको VLOOKUP अच्छी तरह समझ में आ गया तो इसी तरह से आप HLOOKUP भी लगा सकते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि अगर डेटा टेबल आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है तो HLOOKUP यूज करेंगे, अगर वर्टिकल फॉर्मेट में है तो VLOOKUP यूज करेंगे। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा HLOOKUP को भी देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आपका टेबल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिया हुआ है। एम्प्लॉय नेम है रो वाइज, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन ये रो वाइज आपका दिया हुआ है इस तरह से। तो आप यहाँ से VLOOKUP की जगह HLOOKUP यूज करेंगे। जैसे मैं एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट करना चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी के बेस पे, तो यहाँ VLOOKUP की जगह HLOOKUP लगाया हमने। अब जो आर्गुमेंट हमने वहां डिस्कस किया था सेम आर्गुमेंट यहाँ भी यूज करेंगे। सबसे पहला है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में इस एम्प्लॉय आईडी का सेल लूंगा। अब गलती से यहाँ वाला एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं इस सेल में जिस आईडी को एंटर करूंगा उसी आईडी का नेम डिस्प्ले होगा। मैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया कि इस सेल में जिसका वैल्यू हो उस वैल्यू को आपके टेबल से ढूंढ के निकाल के रख देगा। तो मैंने इस B9 को सिलेक्ट किया और सेम VLOOKUP की तरह इस सेल को फ्रीज कर देंगे, देन कॉमा। अब यहाँ पे टेबल एरे है, आपका टेबल एरिया कौन सा है, तो ये मेरा टेबल एरिया है। सेम इस टेबल एरिया को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पे फ्रीज कर देंगे। फिर आएगा रो इंडेक्स नंबर। तो ये डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, जब VLOOKUP यूज कर रहे थे तो वहां पे था कॉलम इंडेक्स नंबर, अब जब HLOOKUP यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रो इंडेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि HLOOKUP हॉरिजॉन्टल वाइज डेटा को फाइंड करता है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल डेटा बेस में डेटा टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ से रो इंडेक्स नंबर मेरा एम्प्लॉय नेम दूसरे रो में है। अब यहाँ पे दूसरे रो से मतलब सिर्फ इस रो नंबर से नहीं है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रहे VLOOKUP में भी और HLOOKUP में भी कि आपका नंबर ये इस नंबर या आपके इस कॉलम नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है आपके डेटा सिलेक्शन पे कि आपने जिस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट किया है उस रेंज में से एम्प्लॉय नेम कौन से रो में है। तो ये मेरा पहला रो है और ये मेरा दूसरा रो है, तो रो इंडेक्स नंबर इसका हो जाएगा 2। और यहाँ पे बताया आपको मैंने कि आप यहाँ से एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स को लेंगे, तो मैंने यहाँ से फॉल्स सेलेक्ट किया और उसकी जगह 01 भी यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे फॉल्स टाइप किया और यहाँ से एंटर किया। अब ये देख रहे हैं एंड नेम एरर दे रहा है। आई थिंक मैंने कहीं पे कुछ गलत किया हुआ है और इस गलती की वजह से अगर मैं E001 भी टाइप करूंगा तो डिस्प्ले नहीं करेगा। नेम एरर मींस यहाँ से कि मेरे फॉर्मूला में कुछ ना कुछ गलत है, नेम एरर है। तो मैंने क्या एरर किया है यहाँ पे, तो मैंने फॉल्स को गलत टाइप किया है, तो इसको मैं करेक्ट करता हूं और यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते थे। आप अगर आपकी आदत है तो आप यहाँ से सीधा टाइप कीजिए, मैंने फॉल्स टाइप किया, आई थिंक अभी सही है और एंटर किया, तो आप देख रहे हैं कि आपका नेम डिस्प्ले कर दिया। सेम इस नेम की तरह आप यहाँ से उसका डेजिग्नेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका रो इंडेक्स नंबर से चेंज करेंगे, 2 की जगह इसको 3 कर देंगे, तो ये चेंज हो गया
और आप जब भी किसी एम्प्लॉय आईडी को चेंज करेंगे यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका नेम और डेजिग्नेशन डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था एचलुकअप। अब हम बात करेंगे वीलुकअप में आने वाले एनी एरर की। तो जब आप किसी आईडी को फाइंड आउट करना चाहते हैं और अगर वो आईडी आपके डेटा टेबल में अवेलेबल ना हो, तो वो एनी एरर रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि मैं यहाँ से E020 लेता हूं, जैसा कि देख पा रहा हूं मैं यहाँ पे 20 हमारे डेटा टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से एनी एरर रिफ्लेक्ट करता है। मैं चाहता हूं कि अगर नहीं है तो या तो नॉट अवेलेबल दिखाए, ना कुछ ऐसा वर्ड दिखाए या फिर ब्लैंक दिखाए, ये इस तरह से एरर मैसेज ना डिस्प्ले करे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। और दूसरा एक केस होता है जब आप किसी को फाइंड आउट भी नहीं करना चाहते हैं, अगर ये इनपुट सेल आपका ब्लैंक है तो भी आपका एनी एरर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे फंक्शन इफ एनी। वीलुकअप तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यूज करेंगे इफ एनी। इफ एनी, अब आपने अगर इफ को अच्छे से समझा हुआ है तो आसानी होगी यहाँ पे इसे समझने में, लेकिन फिर भी हम इफ पे एक बार डिटेल डिस्कस करेंगे कभी। अभी हम यहाँ पे सिंपली समझते हैं इफ एनी, यदि एनी हो तो क्या हो। तो यहाँ से ब्रैकेट लिया, सबसे पहले वैल्यू, तो वैल्यू में एग्जैक्टली हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू चाहते हैं। मैं यहाँ पे वीलुकअप यूज करना चाहता हूँ, वीलुकअप का डेटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ, अपने इस आईडी वाले सेल के बेस पे यहाँ पे उसका नेम फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो उस वैल्यू के लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला राइट करेंगे। तो हमने इसके लिए अभी फॉर्मूला यूज किया था वीलुकअप, तो उसी वीलुकअप को यहाँ यूज करते हैं। इक्वल टू नहीं लेंगे, सबसे पहले हमने इक्वल टू रखा हुआ है, अब यहाँ से फिर से वीलुकअप लगाएंगे। और वीलुकअप कैसे लगाते हैं ये अभी हमने देख लिया, तो इस पे हम बिना ज्यादा टाइम गवाए हम इसको यूज करते हैं। और यहाँ से डेटा टेबल रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, रेंज लुकअप में फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। ये तो वैल्यू के लिए हो गया कि मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो मैंने वीलुकअप के अकॉर्डिंग नेम चाहिए, नेम के लिए फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन आगे अब यहाँ पे सेपरेट, जब कॉमा सेपरेट करेंगे तो आगे आएगा वैल्यू इफ एनी। अगर एनी आता है तो वीलुकअप तो हमने लगाया डेटा को फाइंड करने के लिए, लेकिन अगर वही वैल्यू, वो वैल्यू आपके डेटा टेबल में अवेलेबल नहीं है तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, एनी। तो उस एनी को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक दिखाना चाहता हूं तो यहाँ पे ब्लैंक सेल ले लूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ड टाइप करना चाहते हैं, नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल या एनी स्पेसिफिक वर्ड, तो वो वर्ड भी आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट ब्लैंक के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है, ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ से एंटर कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इफ एनी लगाया है तो ये ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे इनपुट वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरा सिंपल वीलुकअप लगा हुआ है, तो ये इस तरह से एनी एरर रिफ्लेक्ट करता है। और जब आप किसी डेटा को फाइंड आउट करेंगे तो अगर डेटा अवेलेबल होगा तो इफ एनी भी रिफ्लेक्ट करेगा और नॉर्मल वीलुकअप भी रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जब आप एक ऐसा आईडी फाइंड आउट करना चाहते हैं जो आपके डेटा टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जहां पे आपने इफ एनी लगाया है तो वो एरर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ ब्लैंक सेल दिखाएगा, लेकिन जहां पे सिंपल वीलुकअप लगा हुआ है तो वहां इस तरह से एनी एरर रिफ्लेक्ट करेगा। तो आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि इस एनी एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो थी वीलुकअप एंड एचलुकअप की बात, जिसे मैंने अपने एक छोटे से स्मॉल डेटा टेबल पे प्रैक्टिकल करके दिखाया। लेकिन अब देखते हैं रियल सिनेरियो में इसे कैसे यूज करते हैं। तो मेरे पास एक मास्टर डेटा है जिसमें मल्टीपल फील्ड्स दिए हुए हैं, जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, ब्लड ग्रुप, स्टेट, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ग्रेजुएशन स्ट्रीम एंड जॉब टाइप। इस तरह से मल्टीपल फील्ड्स दिए हैं, और भी कई सारे फील्ड्स हो सकते हैं, तो मैंने कुछ फील्ड्स यहाँ पे लिया हुआ है। अब मेरे पास एक डेटा आता है अपने टीम मेंबर की तरफ से कि ये एम्प्लॉय आईडी है
और ये उसका नेम है। मुझे इन सिलेक्टेड एम्प्लॉय को ही कोऑर्डिनेट करना है, इन्हें इन्फॉर्म करना है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और उसका नेम आया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे उसका मोबाइल और ईमेल आईडी फाइंड करना है। अब इन सबका डेटा मेरे मास्टर डेटा टेबल में है, सपोज ये लाखों में है, तो मैं एक एक को ढूंढ के नहीं निकालूंगा, एक एक को फाइंड नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल वीलुकअप यूज करूंगा और उस वीलुकअप की हेल्प से अपने मास्टर डेटा से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो यूज करते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, इक्वल टू वीलुकअप। अब सेम आर्गुमेंट यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमने यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कोई एक सिंगल सेल नहीं है। अभी हमने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको समझाया था, वहां किसी एक ही सेल में एम्प्लॉय आईडी को टाइप कर रहे थे और उसके बेस पे डेटा को फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे मुझे किसी एक के लिए नहीं निकालना है, मुझे इन सब का मोबाइल नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ से फर्स्ट सेल पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट के सामने जो भी एम्प्लॉय आईडी है उस सेल को सिलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को आगे मुझे नीचे भी ड्रैग करना है, तो मैं चाहता हूँ ये एम्प्लॉय आईडी का सेल चेंज होता रहे, इसलिए मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा। अब यहाँ पे टेबल एरे, तो टेबल एरे में टेबल एरिया को सिलेक्ट करेंगे, जो कि मेरा किसी दूसरे सीट या किसी दूसरे फाइल में हो सकता है। तो मैं अपने उस सीट में जाऊंगा और यहां से अपने डेटा टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। और जब किसी दूसरे सीट में जाके इस डेटा टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो टेबल तो हमारा फिक्स है, हम टेबल को चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो टेबल को फिक्स करना है। तो फिक्स बेसिकली इसलिए करते हैं कि जब हम फॉर्मूला को आगे लेफ्ट राइट ड्रैग करें, सेल या रो में ड्रैग करें, तो उसका रो या कॉलम नंबर चेंज ना हो। देन कॉमा लगाया। अब मैं मोबाइल नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे देख लूंगा कि मेरा मोबाइल नंबर इस डेटा टेबल में कौन से कॉलम में है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मोबाइल नंबर 7 में है और ईमेल आईडी 8 में है। तो अब कॉमा लगा के यहाँ से मैं टाइप करूंगा 7, देन कॉमा से फॉल्स, देन एंटर। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जिसपे हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे अपने अलग फंक्शन में, कि सबसे पहले कि किसी डेटा टेबल को सिलेक्ट करने की वजह आप कोई उसका नेम डिफाइन कर दें तो ऑटोमेटिक वो डेटा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, जिसे हम अपने नेम मैनेजर पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो आप नंबर टाइप कर रहे हैं, तो ये आपको बार बार याद नहीं रखना हो कि कौन सा कॉलम कौन सा नंबर है, कौन सा रो कौन सा नंबर है। तो इसके लिए भी हम अलग फंक्शन यूज करेंगे जिससे ऑटोमेटिक उस नंबर को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अभी मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ से एंटर किया, तो अब आप देख पा रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सबका मोबाइल नंबर ट्रैक हो गया। अब मोबाइल नंबर की तरह ही ईमेल आईडी भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ पे राइट में ड्रैग करते हैं। अब ये एरर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि मेरा ये B2 चेंज हुआ है, हमने ड्रैग किया तो 1 स्टेप वो चेंज हो गया। अब यहाँ से इसको चेंज करके A2 कर देंगे और जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 7 की जगह 8 हो जाएगा, क्योंकि डेटा टेबल में हमने देख लिया था ईमेल आईडी 8वें कॉलम में है, तो 8 किया यहाँ पे और इसका ईमेल आईडी यहाँ पे फाइंड हो गया। अब इसको भी नीचे हम ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने मास्टर डेटा टेबल से किसी भी फील्ड को किसी दूसरे सीट पे या किसी दूसरे फाइल में फाइंड करना चाहते हैं तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे फंक्शंस समझ में आ रहे होंगे। अब अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो एक और रियल सिनेरियो लेते हैं जो आपको जॉब लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मुझे ये एम्प्लॉय आईडी और नेम मिला कि ये सारे सिलेक्ट हुए हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो इसको मुझे कोऑर्डिनेट करना था, तो मैंने इनको कोऑर्डिनेट कर लिया उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फाइंड करके। फाइंड कैसे करना था वो भी लुकअप लगाया और यहाँ से फाइंड हो गया। ठीक है,
ये तो डन हो गया। लेकिन अब जस्ट अपोजिट अगर हम एक सिनेरियो और देख रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास मास्टर डेटा है और मेरे को किसी थर्ड एम्प्लॉय ने एक डेटा दिया और कहा कि ये सारे एम्प्लॉय सिलेक्ट हुए हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अब मुझे अपने उस मास्टर डेटा टेबल में अपडेट करना है कि मेरे सारे एम्प्लॉय में से, इन सारे एम्प्लॉय में से कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे किसी का कोई स्टेटस नहीं दिया हुआ है कि कौन सिलेक्ट हुआ है कौन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास एक स्मॉल डेटा है जहां पे उस एम्प्लॉय का नाम है, सिलेक्टेड वाले एम्प्लॉय का। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कोई एक कॉलम डाल देता हूँ स्टेटस का। यहां से मैंने एक कॉलम डाला स्टेटस का और यहाँ पे दिखा दिया सिलेक्टेड। आप कुछ भी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं ओके अप्रूव्ड। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड टाइप किया सिलेक्टेड। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टोटल एम्प्लॉई में से हमारे सिर्फ 10 एम्प्लॉई ही सिलेक्टेड हुए हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं अब अपने इस मास्टर डेटा टेबल में जाऊंगा और यहाँ पे एक कॉलम टाइप करूंगा स्टेटस का। हमने ये स्टेटस लिया क्योंकि मुझे वहां से स्टेटस को ट्रैक करना है। तो यहाँ पे फिर VLOOKUP लगाएंगे, इक्वल टू VLOOKUP, और यहां से सिलेक्ट किया मैंने एम्प्लॉय आईडी को। तो एम्प्लॉय आईडी सेल को सिलेक्ट किया और ये हमारा A2 है, इसको भी फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि हम नीचे फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे आ गया टेबल एरे, ये वही फंक्शन, फिर उसकी कहाँ कहाँ क्या इनपुट फिल करना है आपको। तो टेबल एरे में जाएंगे और अपने इस डेटा में जहां पे मेरे पास स्मॉल डेटा दिया हुआ है सिलेक्टेड एम्प्लॉय का, तो इस डेटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहां से फ्रीज कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कि इस टेबल में 5 फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी और स्टेटस। तो मुझे यहाँ से सिर्फ स्टेटस को ट्रैक करना है अपने मास्टर डेटा टेबल में। तो मेरे इस टेबल में स्टेटस कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम में है। तो यहां से इसका कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 5, देन फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर। अब ये सिलेक्ट नहीं हुआ है तो NA है। अब आपको मैंने बताया था कि जो सिलेक्ट नहीं हुआ है आप उसको दिखाना चाहते हैं नॉट सिलेक्टेड, तो सिंपल VLOOKUP की जगह क्या यूज करेंगे, इफ NA। लेकिन मैंने अभी सिंपल VLOOKUP यूज किया है, नो प्रॉब्लम। अब इस फॉर्मूला को नीचे मैं ड्रैग कर दूंगा। अब आप देख पा रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉइज में से सिलेक्ट हुए हैं उनके आगे सिलेक्टेड का आ रहा है ऑप्शन। तो अब ये NA एरर आ रहा है, तो NA एरर को आप फिल्टर के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं या फिर इफ NA फंक्शन लगा के आप वहां पे कोई स्पेसिफिक वर्ड या उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, और आपकी इस प्रैक्टिस के लिए मैं इस एक्सेल फाइल को अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा सो दैट कि आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।